Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India has allowed limited Chinese investment in India, which was restricted during 2020. तो in this video we'll talk about how significant it is for India. देखिए रिसेंटली क्या होता है कि इंडिया ने अलाउ किया है अराउंड 10% चाइना का नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है हम सबकी बात करेंगे, पर इसके पहले बात करते हैं कि अगर अभी अलाउ किया है मतलब रेस्ट्रिक्ट कब किया था। तो रेस्ट्रिक्ट किया था 2020 में। देखिए एक तो कोविड-19 आ जाता है उस टाइम पे हमारे देश में आता है प्रेस नोट 3 जो कि हमारी एफडीआई पॉलिसी का पार्ट रहता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मतलब इंडिया क्या करता है कि हमारे जो बॉर्डरिंग नेशंस है, इंक्लूड्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, जो भी हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं उन सभी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है प्रेस नोट 3 के अंदर। और फिर चाइना के साथ हमारा एक गलवान क्लैश हो जाता है 2020 के टाइम पे, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस मतलब अगर चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। मतलब डायरेक्टली इजी एक्सेस नहीं था, बट अभी के टाइम पे लिमिटेड एक्सेस में अलाउ कर दिया है। तो ये देखते हैं क्या है। तो China has partially relaxed, India has partially relaxed restriction on Chinese foreign direct investment। मतलब चाइना का जो FDI है उस पे क्या कर दिया, लिमिटेड जो है रिलैक्सेशन दे दिया है, जो कि कब से लगाया था 2020 इंडिया चाइना का जो बॉर्डर क्लैश हुआ था उसके बाद से। बट अभी क्यों लगाया गया है? देखो एक तो हम अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे देश में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ ही हम मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं कैपिटल और टेक्नोलॉजी को, और इंडिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको हम बूस्ट करना चाहते हैं। तो इस कारण से हमने सोचा कि चाइना को हम क्या कर देते, थोड़े लेवल पे अलाउ कर देते। थोड़ा क्यों किया, अगर हम ज्यादा कर देंगे तो वो हमारे मार्केट को कवर कर सकता है, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो चाइना इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्ट कब हुआ था? तो प्रेस नोट 3 जो है हमारी एफडीआई पॉलिसी में लाया गया था, जिसके थ्रू हमारे जो लैंड बॉर्डरिंग नेशन है, कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, वही मतलब जो 7 नेशन है जो हमसे बॉर्डर शेयर करते, उन सभी को क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि यहाँ से आने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें काफी ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। और फिर बाद में जब गलवान वैली का क्लैश हो जाता है इंडिया और चाइना का, तो उस टाइम पे चाइना के साथ काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। इसकी वजह से हमारे डिप्लोमेटिक टेंशंस आ जाते हैं, इकोनॉमिक डिस्टेंस हो जाता है, कई सारे चाइनीज ऐप को हम बैन कर देते हैं, और जो भी चाइनीज कंपनी रहती है उसके ऊपर काफी ज्यादा उनको स्क्रूटिनाइज कर दिया जाता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि हमारा जो है मतलब मानसरोवर यात्रा वो बंद हो जाती है। मतलब बहुत सारी चीजें हम क्या कर देते हैं, चाइना से बंद कर देते, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, चाइना का इन्वेस्टमेंट कई सारी चीजों में खत्म हो जाता है। 2020 के बाद बहुत ज्यादा हमारे जो है चाइना का साथ ट्रेड क्या हो जाता है, एक लेवल तक कम हो जाता है। उसके बाद की फीचर्स ऑफ ओल्ड रूल, मतलब ये जो PN3 रूल है, इसका मतलब जो आप मेन तरीके से समझो तो इसका मतलब क्या था कि पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट को हमने बैन नहीं किया है यहाँ पे, बट क्या किया था कि गवर्नमेंट अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया था। क्योंकि ट्रेड तो हमारा हो रहा है, हम ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में चाइना के साथ, तो ट्रेड को पूरी तरीके से कंप्लीटली बैन नहीं किया था, यहाँ पे बस गवर्नमेंट अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया था कि मतलब स्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। उसके पहले ऑटोमेटिक प्रोसेस था कि हाँ डायरेक्ट कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा, डायरेक्ट प्रोसेस रहेगी। बट यहाँ पे अप्रूवल को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट में ये अप्लाई किया है। इवन इफ चाइनीज ओनरशिप वॉज थ्रू अनदर कंट्री, भले ही ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना से ही आएगा, अगर चाइना की ओनरशिप वाला किसी और देश के थ्रू भी आ रहा है तो उसके ऊपर भी क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्शन वही रहेगा। तो इसी वजह से क्या हो गया, डिले काफी ज्यादा हो गए, इन्वेस्टमेंट रुक गए। और इसी का एक बड़ा एग्जांपल है चाइना की कंपनी, ईवी कंपनी जो BYD है, उसका $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डिले हो गया था सिर्फ इसी वजह से। सोचो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे देश से रुक रहा है। अभी क्या पॉलिसी चेंज आया 2026 में, तो इंडिया ने पार्शियली रिलैक्स किया। देखो पूरी तरीके से नहीं हटाया, लेकिन पार्शियली कुछ लेवल तक क्या किया, रिलैक्स किया है। क्या किया है उसमें, तो एक तो अप टू मतलब कोई सा इन्वेस्टमेंट अप टू 10% जो है चाइना की ओनरशिप, उसमें अगर लेस देन 10% या अप टू 10% है तो उसको अलाउ किया गया है। मतलब नॉन कंट्रोलिंग मतलब कि चाइना जो है उसका ओनर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश में किसी कंपनी में अगर चाइना ने इन्वेस्ट किया है तो उसमें उसका जो ओनरशिप है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10% या अप टू 10%, इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए क्या लगेगा, अप्रूवल लगेगा। ये बिना अप्रूवल क्या हो सकता है। उसके साथ ही अप्रूवल जो है कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, मतलब विद इन 60 डेज किसी भी प्रोडक्ट पे क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। सभी पे नहीं, कुछ लिमिटेड सेक्टर्स पे जो हमारे देश की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग।
पहले क्या होता था कि कोई मानो कंपनी है, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे मतलब जाता था ऑर्डर, उसके लिए फाइल एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर ऑर्डर आएगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। बट अभी क्या कर दिया, फास्ट ट्रैक, मतलब विद इन 60 डेज अप्रूवल मिल जाएगा। साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट जो है उसको अप्रूवल की जरूरत भी नहीं लगेगी, जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है। मतलब जैसे मानो 1%, 2%, 5%, ऐसा कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है तो वहां पे जरूरत नहीं लगेगी अप्रूवल की भी। और ये क्यों किया गया है, ताकि लिमिटेड चाइनीज कैपिटल रहे, साथ ही हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी हम मेंटेन कर पाए। मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे चाइना का इन्वेस्टमेंट भी ना आए, बट आ भी जाए, हमारा काम भी हो जाए। इसलिए कहाँ कहाँ पे अलाउ किया गया इन्वेस्टमेंट, देखो जहां पे हमें जरूरत है। पहली चीज तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो चाइना में क्या होता है, काफी ज्यादा लेवल पे होता है। ईवी हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, तो ये जो भी सेक्टर है जो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं उन सभी में क्या कर दिया हमने, अलाउ कर दिया। उसके साथ ही सोलर सेल और रिन्यूएबल एनर्जी, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज हो गया, बैटरीज चाइना में बनती है काफी ज्यादा, एनर्जी स्टोरेज हो गया, रेयर अर्थ मैग्नेट हो गया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये जो है इंडिया की इंडस्ट्री के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके लिए क्या कर दिया इंडिया ने, अलाउ कर दिया है। हर सेक्टर के लिए नहीं है, कुछ ही जगह पे अलाउ किया है। और ये सिग्निफिकेंट क्यों है, देखो एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगर वहां से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, उस चीज को बनाने का तरीका मिलेगा। मतलब चाइना इन्वेस्ट करता है तो वहां से हमें कहीं ना कहीं से क्या मिलता है, तरीका मिलता है, उनकी टेक्नोलॉजी पता चलती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। साथ ही हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, मेक इन इंडिया को फुलफिल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल, ये जो है इन सब की हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, मतलब चाइना तो ऑलरेडी है ही से बड़ा सप्लाई चेन, इंडिया भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बनेगा, तो उसको ये हेल्प करेगा, क्योंकि चाइना से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे। साथ ही कैपिटल अवेलेबिलिटी, मतलब इंडियन स्टार्टअप और इंडस्ट्री जिनको लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उनको पैसा मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो पहले रेस्ट्रिक्शन का जो था, क्या इम्पैक्ट हुआ था, निगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पे। तो चाइना का एफडीआई कम हो गया था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में डिले होने लग गया था, क्योंकि जो कंपनीज डिपेंड थी चाइना के इन्वेस्टमेंट पे उनका क्या हो गया, डिले हो गया। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट नहीं मिल पाए, सप्लाई चेन उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई। और कई सारी जो इंडस्ट्रीज है अभी भी जो है उनके कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट करती है। देखो मानो कोई भी प्रोडक्ट भले हमारे देश में बन रहा हो, बट उस प्रोडक्ट को बनने के अंदर जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, छोटी छोटी चीजें लग रही है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। भले वो प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया लिखा हो, लेकिन इंडिया के अंदर, मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बट एक्सपेक्टेड है कि अब जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा आने वाले टाइम पे। तो पहली चीज है कि हमारा एफडीआई इनफ्लो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनफ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फास्टर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हो जाएगा। देखो हम अभी बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज अगर हम करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स आते हैं वो चाइना से आते हैं। देखो जो इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे देश में बढ़ेगी, ईवी बढ़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारा बूस्ट होगा। साथ ही इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन, कई सारे प्रोडक्ट लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया, कई सारी चीजों का रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज हो गए, सोलर कंपोनेंट्स हो गए, ये सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से आता है, चाइना इन्वेस्ट करता है हमारे देश में, तो वो सभी में फायदा होगा। बट उसी के साथ हमारे रिस्क किस चीज की है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। देखो अगर चाइना हमारे देश में आएगा तो कहीं ना कहीं चाइना की प्रेजेंस हमारे देश में बन रही है, हमारे देश की जो क्रिटिकल एसेट्स है वहां पे मॉनिटरिंग कर सकता है, सर्विलांस कर सकता है, अपनी प्रेजेंस बना सकता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को रिस्क पहुंचा सकता है। जैसे पहले हमने चाइनीज ऐप को बैन ही इसलिए किया था क्योंकि चाइना के जो ऐप है वो हमारे देश में क्या कर रहे थे, एक तरीके से हमारे यहाँ के डेटा को स्टील कर रहे थे। ठीक है, उसमें मतलब अलग अलग उनके होते हैं, कई सारे हैकर्स रहते हैं, कई बार वायरस ऐसा भेज देते हैं, तो जो साइबर क्राइम होता है इस तरीके की चीजें वो करते हैं, तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है कहीं ना कहीं। उसके बाद हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ सकती है। उसके बाद डेटा और टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटी, ये भी चीजें कुछ हो सकती है इसके रिस्क फॉर्म में। अगर हम ट्रेड की बात करें चाइना से, तो देखो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। हमारा अराउंड 118 to 135 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड होता है, बट इसमें हमारा मोर देन 100 बिलियन डॉलर तो चाइना के साथ डेफिसिट है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम छोटी मोटी चीजें करेंगे, एग्रीकल्चर, आयरन, केमिकल्स, बट इंपोर्ट में हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लाइक सोलर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सोलर पैनल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मशीनरी, तो बड़ी बड़ी चीजें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमारा डेफिसिट हो जाता है
चाइना के साथ। बट अगर डेफिसिट है तो हम फिर इतना ज्यादा क्यों लेते हैं चाइना से, क्यों जरूरत है हमें, क्यों इंडिया डिपेंड करता है चाइना के ऊपर? तो पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। चाइना जो है बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड में, बड़ा काफी अच्छा उसका सप्लाई चेन बना हुआ है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है, और चाइना सस्ते दाम में करता है। दूसरी चीज की वो क्या करता है, चीपर करता है प्रोडक्ट को, तो हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है, इसलिए हम वहां से लेते हैं। साथ ही रॉ मटेरियल चाइना में बड़ी बड़ी चीजें लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सोलर कंपोनेंट्स, बैटरी के मटेरियल, ये सभी वहीं पे मिलते हैं। तो हमारी जरूरत बन जाती है कि हम चाइना से ही ले, इसलिए हमें लेना पड़ता है। साथ ही इंटरमीडिएट गुड्स, कई सारी कंपनी जो है उनके अंदर जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, भले वो बन इंडिया में रहा है, लेकिन उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज हो रहे हैं वो चाइना से मिलता है, तो इसलिए हमें लेना पड़ता है और इसलिए डिपेंड भी रहना पड़ता है। और अभी का अगर हम रिलेशन देखें तो हमारा कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस वाला रिलेशन है चाइना के साथ। मतलब एक तरफ तो हम दोनों, मतलब हमने देखा ही चाइना के हम भरोसा भी नहीं करते पूरी तरीके से, लेकिन उस पर ही भरोसा भी करते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हम उससे ले रहे हैं, इतना ज्यादा हमारा ट्रेड है, तो हम कहीं ना कहीं भरोसा कर भी रहे हैं, बट भरोसा करते भी नहीं है। अब देखो चाइना से कितनी बार हमने बॉर्डर के एग्रीमेंट्स कर लिए, हम लड़ाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी चाइना आता है, अटैक कर देता है, कभी क्या कर देता है, कभी किसको परेशान करता है, इस तरीके की चीजें होती रहती है। तो एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। इंडो पैसिफिक का कंपटीशन, चाइना हमेशा प्रेजेंस बनाता है, मॉनिटरिंग करने की कोशिश करता है, इंडो पैसिफिक रीजन में आने की कोशिश करता है, वहीं इंडिया उसको अपोज करता है, काउंटर करता है, क्वाड जैसे ग्रुप बनाता है, अलग अलग पॉलिसीज बनाता है। तो एक तरफ तो ये चल रहा है हमारा, और दूसरी तरफ हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है कि बायलैटरल ट्रेड काफी ज्यादा है, फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और क्या चाहिए, सप्लाई चेन लिंकेजेस, कई सारे प्रोडक्ट हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस है चाइना के साथ। तो दोनों कंट्री बैलेंस करती, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बट साथ ही इकोनॉमिक नीड्स भी है। और फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे, क्या सीनेरियो हो सकते हैं? तो 2-3 सीनेरियो है। देखो पहला क्या हो सकता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक इंगेजमेंट, कि इंडिया जो है कुछ सिलेक्टिव ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ करे आने वाले टाइम पे। दूसरी चीज स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग। देखो इंडिया क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर। कैसे कर सकता है, या तो वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर ले, मतलब इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन चाइना, इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड किसके साथ, या तो यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, कुछ जैसे दूसरे नेशंस जो है, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ऐसे अलग अलग नेशंस जो है उनके साथ क्या कर ले, डाइवर्सिफिकेशन कर ले, या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सभी को बूस्ट करे, तो हमारी रिलायंस उसके ऊपर से हम धीरे धीरे कम करें। और तीसरा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन, जैसा चल रहा है कि ट्रेड तो चलेगा ही से, भले ही वो पॉलिटिकल राइवलरी अलग अलग जगह पे चल रही है, बट ट्रेड साथ में चलेगा उसके। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो अभी हमने देखा, क्या देखा, कि चाइना का इन्वेस्टमेंट ईज कर दिया है इंडिया ने, जो रेस्ट्रिक्शंस इतने टाइम पे लगा रखे थे। तो उससे क्या होगा, इंडिया जो 3 ऑब्जेक्टिव को बैलेंस कर रहा है, पहला तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी। देखो नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए ही हमने कम परसेंट में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है। अगर हम बड़े लेवल पे करेंगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं वो हैम्पर करेगा। तो बैलेंस कर रहे हैं हम, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए हमें, वो भी जरूरी है। सिर्फ सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ को नहीं छोड़ सकते हमें, तो दोनों को बैलेंस कर रहा है। और साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इन तीनों को बैलेंस करने के लिए ही ऐसा अलाउ किया गया है अभी के टाइम पे। तो ये पॉलिसी जो है कंट्रोल्ड ओपनिंग है रेदर देन फुल लिबरलाइजेशन। पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया है, बट कंट्रोल की हुई क्या है, एक ओपनिंग की गई है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है मार्च 18 से, तो ज्वाइन करना नहीं भूला है। अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ, तो 15 डेज का बैच स्टार्ट होने वाला है मार्च 18 से, तो इसको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।